आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनासिया की। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। बंगाल को फतेह करने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और अब 27 में यूपी की लड़ाई है। अखिलेश यादव अपने पीडीएस समीकरण के साथ तैयार हैं। वो योगी भी हिंदुत्व प्लस जाति के नए फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। 27 के चुनाव को देखते हुए कैबिनेट विस्तार में बैलेंस का पूरा ख्याल रखा गया है। जाट, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित। योगी ने 27 के लिए बना लिया है एक पूरा का पूरा नया जाति गणित। योगी कैसे हिंदुत्व और जाति के फॉर्मूले से विरोधियों को चित करेंगे, एक एक डिटेल पूरे आंकड़े के साथ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। योगी सरकार के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कुछ ही देर बाद राजभवन में योगी के 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, फाइनल विस्तार है चुनाव से पहले 27 के, और इस विस्तार में 6 नए मंत्री बनेंगे, जिसमें 1 ब्राह्मण, 2 दलित और 3 ओबीसी फेसेस होंगे। सभी जो क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए भी ये लिस्ट तैयार की गई है। यानी कि जाति का समीकरण देखा गया है तो रीजन का बैलेंस भी किया गया है, क्योंकि अभी पूर्वांचल के रीजन से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था तो पश्चिमी यूपी को भी अच्छी खासी तवज्जो दी गई है। सेंट्रल यूपी का भी खास ख्याल रखा गया है। सीएम योगी के टर्म में ये कैबिनेट विस्तार है। 26 महीने पहले 4 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी और अब 6 और शहरों को जगह दी जा रही है। इसके साथ ही यूपी में योगी की टीम 54 से बढ़कर 60 हो गई है। अभी योगी समेत कुल 54 मंत्रियों की टीम है और जिस तरह से विधानसभा की संरचना है उसके हिसाब से मैक्सिमम 60 मंत्री हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अब जो अपर लिमिट है उसको कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर लिया जाएगा और चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में चुनाव से पहले क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन, रीजनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, और साथ ही साथ हम बात करें जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर मंत्रियों को कैसे चुना गया है, किन शहरों को जगह दी जा रही है, कौन सा क्षेत्र और कौन सी राजनीति जाति इससे साधने की कोशिश हो रही है, वो भी जरा आप समझिए। जाट समाज से आने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जगह दी गई है। मुरादाबाद जिले से आते हैं। वेस्टर्न यूपी को साधने की कोशिश है और आपको बता दें जो ये पूरा का पूरा मंडल है मुरादाबाद का, बरेली का, यहां से अभी फिलहाल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो कोशिश यही है कि यहां पर भूपेंद्र चौधरी के चेहरे को आगे करते हुए जाटों की जो नाराजगी है, किसानों की जो नाराजगी है, उसको भी साधने की कोशिश की जाए। प्लस इस मंडल से एक रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर मिले। जाट ओबीसी समुदाय से यहां पर भूपेंद्र चौधरी आ रहे हैं। दूसरा नाम है मनोज पांडे का। रायबरेली जिला से आते हैं, अवध रीजन को केटर कर रहे हैं, ब्राह्मण है, तो एक स्वर्ण चेहरा भी यहां पर दिया गया है। इसके बाद हम हंसराज विश्वकर्मा की बात करें। वाराणसी जिले से आते हैं, एमएलसी हैं, पूर्वांचल रीजन को यहां पर वो साध रहे हैं और ओबीसी कास्ट फैक्टर जो है उसको यहां पर ध्यान में रखा गया है। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को एक तरह से काटने की पूरी कोशिश हो रही है। उन जातियों का खासतौर से ध्यान रखा जा रहा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में छिटक गई थी पीडीए के फॉर्मूले के सामने। बात करें, ये 3 मंत्री आपके सामने हैं, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे और हंसराज विश्वकर्मा। इसके अलावा भी आपको बता दूं कि साथ ही साथ कानपुर देहात से विधायक अजीत सिंह पाल और दक्षिण मेरठ से एमएलए सुमेंद्र तोमर का प्रमोशन हो रहा है। अजीत सिंह पाल और सुमेंद्र तोमर अभी फिलहाल राज्य मंत्री हैं, इनको इंडिपेंडेंट प्रभार भी दिया जा सकता है। योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में कास्ट कॉम्बिनेशन का कैसे ध्यान रखा गया है ये भी आप समझिए। भूपेंद्र यादव जाट हैं, यूपी में 2% जाट आबादी है, तो वहीं वेस्ट यूपी में जाट 17% है। यूपी की 40 से 50 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स का अच्छा खासा असर होता है, तो उनको साधने की यहां पर कोशिश हो रही है आरएलडी के सहयोग से। उधर योगी के मंत्रिमंडल में मनोज पांडे को भी जगह मिली है। ब्राह्मण समाज से आते हैं। यूपी में करीब 13% ब्राह्मण है। हाल फिलहाल में आपने भी सुना होगा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, कई ब्राह्मण सम्मेलन बुलाए जा रहे थे, तो सीधे सीधे 100 सीटों पर असर होता है। मान के चला जाता है कि ब्राह्मण जो है नेचुरली बीजेपी का वोट बैंक होता है, लेकिन यहां पर एक स्वर्ण का रिप्रेजेंटेशन, ब्राह्मण का रिप्रेजेंटेशन देकर उस पूरी जाति को भी साधने की कोशिश हो रही है। दलित पासी समुदाय की आबादी 16% है। 70 सीटों पर इनका टोटल असर होता है। वाल्मीकि दलित आबादी 3.5% है और 20 से ज्यादा सीटों पर ये असरदार होते हैं। ओबीसी के विश्वकर्मा समाज की आबादी 5% है और 25 से ज्यादा सीटों पर इनका सीधा सीधा असर देखा जाता है। लोधी समाज 8% है और 70 से ज्यादा सीटों पर यह असरदार है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है जिन चेहरों का, उनकी जातिगत समीकरणों का भी खास ख्याल रखा गया है रीजनल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ।
लखनऊ में हंसराज विश्वकर्मा के समर्थक जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। हंसराज विश्वकर्मा भाजपा से विधान परिषद के सदस्य हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा पिछले 24 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं। 1989 में बूथ स्तर से राजनीतिक सफर शुरू किया। राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में वाराणसी में बीजेपी की जो बड़ी जीत थी उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इसीलिए उस पूरे रीजन को मजबूती देने के लिए और उनको रिवॉर्ड देने के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन उनकी जाति का करने के लिए यहां पर उनको हंसराज विश्वकर्मा को जगह दी जा रही है मंत्रिमंडल में। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नैरेटिव है, इसको किस तरीके से काउंटर करेंगे 2027 के चुनाव में? 2027 में काउंटर का पीडीए का छलावा राजनीति है, झूठ का राजनीति है। अब आप माननीय अखिलेश यादव जी का आप वक्तव्य देखते होंगे, कैसे कैसे वो झूठ का पुलिंदा लेकर बोलते हैं पेपर में। अब आप यथार्थ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा का भाव, राष्ट्र का सेवा का भाव, अगर जनता जिसको चुनकर भेजती है वहीं तो माना जाएगा। अब आप देख रहे हैं 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्यों में हम लोग प्रचंड बहुमत में आए। वहाँ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ भी हम लोग परसेंटेज में अपना वोट का बढ़ोतरी किए हैं। हम लोग वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप भाई जिला अध्यक्ष भी हैं, तो ये मान के चला जाए कि भाई दिल्ली के साथ साथ लखनऊ का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। कौन सी विभाग के बारे में सोच रहे हैं कि जिसमें अगर काम करने का मौका मिले तो बेहतर? जो भी विभाग, जो भी शीर्ष नेतृत्व, जो भी अपना पार्टी के लोग, संगठन के लोग, सरकार के लोग जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको बखूबी निभाया जाएगा। बीजेपी जानती है कि 29 का रास्ता जो है वो 27 की फतेह से होकर जाएगा और यूपी को वो हर हाथ में साधना चाहती है और एक ऐसी बंपर जीत दर्ज करना चाहती है जिसका असर जो है 29 के मोमेंटम तक भी बना रहे। तो ऐसे में जीत की हैट्रिक की मंशा से हर संभव कोशिश की जा रही है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के फोकस में पिछड़ा वर्ग खासतौर से है। कैबिनेट विस्तार में भी इसका ध्यान रखा गया है। पहले की अगर बात करें, मंत्रिमंडल में भी एक पूरा रिप्रेजेंटेशन उसका साफ तौर पर दिखता था। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इससे 27 के लिए जातीय क्षेत्रीय संतुलन बनेगा। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं, वहीं हंसराज विश्वकर्मा पूर्वांचल से आते हैं। कैलाश राजपूत कन्नौज के तिरवा से विधायक हैं, तो अवध पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। बीजेपी गैर यादव पिछड़ों को भी साधना चाहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा ने पीडीए के तहत यादव और गैर यादव ओबीसी जैसे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा वोटों में बड़ी सेंधमारी की थी। तिरवा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि 27 के चुनाव में एनडीए 300 पार सीटें जीतेगी। जहां तक पीडीए की बात है, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब तो पीडीए के लिए कुछ किया नहीं। अब जब मामला फंस गया तो पीडीए कहने से क्या लाभ होगा। ऐसा है कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राहुल जी ने, अखिलेश जी ने संविधान दिखा के मीटिंगों में संविधान खतरे, संविधान का, तो दलित समाज, ओबीसी समाज जिनको आरक्षण मिलता है वो सब घबरा गए। रिएक्शन हुआ, उसमें सपा के एमपी ज़्यादा जीत गए, कांग्रेस के जीत गए। और एक बार कोई जुगाड़ है, एक बार चलती, बार बार नहीं चलती है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए जिसमें आप एक बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे? कैलाश सिंह राजपूत पार्टी का निर्णय क्या करना, उन्हें क्या नहीं करना। हम मेहनती वर्कर हैं, हम मेहनत करके जो भी समय बचा है, हम है, माननीय धर्मपाल जी है, संदीप मंत्री जी हैं, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और रूट बनाकर जो भी लोधी राजपूत बाहुल्य जनपद उत्तर प्रदेश का, आपको सब पे मैसेज देखने को मिलेगा। हम लोग जाकर अपने समाज को बाबूजी का, उमा भारती जी का जिक्र करके इसको बिल्कुल 100% भाजपा के पक्ष में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। आश्वस्त हैं कि 2027 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है? 300 पार भाजपा। 300 पार? हाँ, बंगाल का कॉन्फिडेंस बोल रहा है मेरे हिसाब से। बंगाल का नहीं, 300 पार जीतेगी ही भाजपा। अब जहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, उत्तर प्रदेश की योगी जी हों, योगी जी ने बड़े बड़े माफिया जमी जोत कर दिए। रात में ब्याह शादी करके माताएं बहनें आराम से आती हैं, खराटा भी साला नहीं मिलता है, ना खरगोश मिलता है, वो सब आराम से आते हैं, ब्याह शादी करके जाते हैं, राम राज्य है। तो यहां पर सीधे सीधे प्रो इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। साथ ही साथ यहां पर हिंदुत्व का जो एक पूरा का पूरा नैरेटिव बंगाल फतेह के बाद एक डेवलप हुआ है,
उसकी एज लेते हुए तमाम जातिगत समीकरण जो 2024 में थोड़े छिटके हुए थे उनको भी साधते हुए 2027 की तैयारी अभी से करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि ये जो पूरा का मंत्रिमंडल विस्तार है ये क्या कुछ कह रहा है, किस तरह से कौन कौन से रीजन को साधेगा, क्या मैसेजिंग जा रही है और अखिलेश की छटपटाहट क्या कुछ कहती है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनंत विजय जी और सज्जन कुमार जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, तुषार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रुचि कुमार लखनऊ से हमारी सहयोगी और विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर किस तरह की हलचल है? 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है राजभवन में, किस तरह की हलचल आपको दिखाई दे रही है? क्या सभी लोग वहां जुड़ना शुरू हो गए हैं? अपडेट आपसे एक चाहेंगे। फिलहाल इस समय हम जनभवन पे ही मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का आज जो दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही 3:30 बजे से ये जो समारोह है मंत्रिमंडल विस्तार का ये शुरू हो जाएगा। और कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि सीधे तस्वीरें इस समय जो जनभवन का मुख्य द्वार है उसको दिखा दें, ताकि एक हलचल पता लग सके कि लखनऊ में इस समय जो हलचल है, क्योंकि मंत्रियों का आना जो है वो शुरू हो चुका है, सिक्योरिटी स्टाफ पूरी तरीके से अलर्ट है और जो टाइमिंग दी गई थी सभी मंत्रियों को यहां पहुंचने की वो 3 बजे की दी गई है और जो शपथ ग्रहण समारोह है पिनाज वो 3:30 बजे शुरू हो जाएगा। यानी कि जो वक्त है वो मुश्किल से 20 मिनट का बाकी है जब ये पूरा समारोह शुरू होगा, जिसमें 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। 2 उन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी जिनको आज राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है, यानी कि उनको एक तरीके से कैबिनेट का प्रमोशन दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो पूरे क्षेत्र को बात कर लिया जाए, जातिगत बात कर लिया जाए, स्थितियों की बात कर लिया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल की बात कर लें, अवध से लेकर के बुंदेलखंड की बात कर लें, सभी जातियों का जो मिश्रण है उस गुलदस्ते को तैयार किया गया है ताकि पीडीए के नैरेटिव को न सिर्फ काउंटर किया जा सके बल्कि यह भी बताया जा सके कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो उसमें सभी दल आते हैं, सभी लोग आते हैं, सभी जातियां आती हैं और सभी जो क्षेत्र है वो आता है। तो यह माना जाना चाहिए कि आज का जो एक कैबिनेट विस्तार है, जो कि योगी 2.0 का दूसरा कैबिनेट विस्तार है, इससे पहले जब विस्तार हुआ था तो उसमें 4 मंत्रियों को शामिल किया गया था और आज ये 6 मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, यानी कि जो पूरा कोटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। 60 लोग पूरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला करके। तो सबकी निगाहें जो है वो जनभवन पे टिकी हुई हैं। मंत्रियों की घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि कौन कौन बनाए जा रहे हैं, किनका प्रमोशन किया जा रहा है। अब बस इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दोनों यहां पहुंचेंगे और वो 6 मंत्री पहुंचेंगे जिनका इंतजार है भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे उत्तर प्रदेश को कि वो यहां पर शपथ लेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जो 2027 का आगाज होगा। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। रुचि जी के पास भी आते हैं, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से यहाँ पर 2 दलित मंत्री यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इस कैबिनेट विस्तार के अंदर, तो सीधे सीधे मैसेजिंग स्ट्रांग देने की कोशिश है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम 2022 के वोट परसेंटेज की बात करें तो गैर जाटव जो समुदाय था उसका वोट परसेंटेज लगभग 8 से 9% डिक्लाइन हुआ था 2024 के लोकसभा चुनावों में, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। तो एक स्ट्रांग मैसेजिंग। निश्चित तौर पर पिनाज, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव कई मायने में अभूतपूर्व होने जा रहा है, क्योंकि अभी 2017 से 2022 दूसरी बार कोई सरकार आई। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भी कोई सरकार आएगी, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा, पहली बार। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में कई बड़े झटके लगे थे और उसमें झटका सिर्फ इतना भर नहीं था कि वो फैजाबाद सीट हार गई थी जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, वो प्रयागराज की इलाहाबाद सीट हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अंतर था वो बहुत कम हो गया। बस्ती जिले की सीट हार गई, यानी अयोध्या के आसपास की सीटों में भी नुकसान हो गया। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई। तो एक भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो जिसको कह सकते हैं कि संतुलन का अभाव था, जो संगठन और सरकार के बीच की चीजें थी, तो वो बड़ी मुश्किल थी। 2027 का चुनाव अगर हम ऐसे देखें तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के सामने नेता के तौर पर जो प्रभाव है, जो सरकार का इंपैक्ट है, उसमें अखिलेश यादव कहीं नहीं टिकते। लेकिन अखिलेश यादव एक काम कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से वो पिछड़ा और दलित इनकी बात वो बार बार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक को मैं इसलिए काउंट नहीं करता हूं क्योंकि अल्पसंख्यक में तो भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर कोई सेंध नहीं लगा सकती। पिछड़े और दलित में, चूंकि पिछड़ों का बड़ा वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, यानी अब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण बनिया पार्टी रही है, वो जितने सवर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ पिछड़ों की भी पार्टी। दलितों में मायावती की कमजोर स्थिति का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। उसको यह लगता है कि गैर जाटो जो समूह है
जिसमें पासवान हैं, खट्टिक हैं, सोनकर, ये सारे लोग हैं। हालांकि एक चीज मैं कहूंगा कि ये आंकड़ा थोड़ा सा मुझे जो पासवान समाज का है वो 16% नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है जो 13% के आसपास है। उसके बाद जो सबसे बड़ा समूह है वो यादव और जाटव है जो 10% के आसपास है, मेरी जो जानकारी, जो आखिरी आंकड़ा जो था। लेकिन ये सारे समूह मिलकर बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं, या जिसको आप कहें कि उन सीटों पर जहां उनको लगता है कि ये थोड़ी मुश्किल का या नजदीकी मुकाबला होगा, वहां उनको पुश मिल सकता है। उसको पकड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, रुचि जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। रुचि जी, जिस तरह से रीजनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर कई ऐसे मंडल थे जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, पूर्वी यूपी और बात करें पश्चिमी यूपी की, उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी सवाल उठते थे। तो इस बार पश्चिमी यूपी का भी सेंट्रल यूपी का रिप्रेजेंटेशन देकर पूरा ख्याल रखा गया है, रीजन वाइज बैलेंसिंग भी की गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे यूपी के अभी कुछ दिन पहले तक, वो 2017 का जो मंत्रिमंडल था योगी आदित्यनाथ का, उसमें पंचायती राज मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, पुराने नेता हैं। तो ये तो साफ था कि उनको तो मंत्री जरूर बनाया जाएगा। वो जाट नेता है, मुरादाबाद से आते हैं, तो आप कह सकती हैं कि वेस्टर्न यूपी में भूपेंद्र चौधरी। दूसरा नाम, जो बड़ा नाम जो सुरेंद्र दिलेर का है, वो जाटव है। आप उनके परिवार में सोचिए कि उनके जो बाबा थे वो 6 बार के विधायक और 4 बार के सांसद थे। उनके पिताजी 1 बार के विधायक, 1 बार के सांसद थे। तो फैमिली में बहुत वहाँ पे इलाके में पकड़ है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए उनको मंत्री बनाया है। बाकी भी जो नाम है, आप कृष्णा पासवान को देख लीजिए तो आप बुंदेलखंड की तरफ आ जाएंगी, वो पास ही है। जैसा कि हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि मायावती तो यहाँ भी बहुत ही कमज़ोर हो गई। आप सोचिए कि 2007 में जिन मायावती ने यहाँ बहुमत की सरकार बनाई थी, इस समय सांसद में एक भी सांसद उनका नहीं है और विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक है। इतनी ज़्यादा वो कमज़ोर हो गई हैं, तो जाहिर है कि जो दलित वोट है वो छिटक रहा है। बीजेपी में काफ़ी बड़ी तादाद में वो गया, हमने देखा 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, लेकिन 2024 में वो वोट इंडिया गठबंधन को चला गया। तो अब बीजेपी की कोशिश यही है कि ये जो छिटका हुआ वोट है, जो 2024 में जिसका नुकसान उनको हुआ था, उसको वापस ले। अब ये तो साफ है पिनाज की जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बड़ा चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो मंत्री हैं उनमें हर जाति के लोग हों, हर क्षेत्र के लोग हों, तो उसका इस मंत्रिमंडल विस्तार में ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दलितों का रिप्रेजेंटेशन भी है, ब्राह्मण समाज से भी रिप्रेजेंटेशन है। आनंद जी, ब्राह्मणों की नाराजगी की बात बीच बीच में लगातार उठती रही, उनके कुछ सम्मेलन भी आयोजित होते रहे, सबने उनको लुभाने की भी कोशिश की, बटुक भी आए, और अब यहाँ पर जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें मनोज पांडे सपा से बगावत करके आए थे, ब्राह्मण चेहरा हैं, उनको जगह दी जा रही है। कहीं ना कहीं जो एक ब्राह्मणों को फॉर ग्रांटेड लेने का जो अप्रोच कही जाती थी, आरोप लगते थे, उसको भी अब उस करेक्टिव मेजर वहां पर भी किए जा रहे हैं, उस फ्रंट पर भी। पिनाज जी, मुझे लगता है ये करेक्टिव मेजर्स करने का दूसरा चरण है। भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव का पहला चरण पूरा कर चुकी है, और ये पहला चरण भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से मिलने जुलने का, जनसंवाद का और सर्वे का, ये चरण उन्होंने पूरा कर लिया। इस पहले चरण से जो उनको फीडबैक मिला, उसी के अनुसार दूसरे चरण में मंत्रियों को जगह दी गई है। ऐसा मुझे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जानने वालों ने बताया कि पिछले 3 महीने से इस पे काम हो रहा था और संगठन की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। अगर आप ध्यान से देखें तो जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, कोई राजपूत साहब की, कैलाश राजपूत की, जो तिरवा से विधायक हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको एक बहुत दिलचस्प तथ्य बताऊं तो आपको याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो डिंपल यादव इनके विधानसभा क्षेत्र में 14,000 वोटों से पिछड़ गई थी, और सुब्रत पाठक उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 11,000 वोट से जीते थे। तो ये सारी चीजें, ये जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, हालांकि वो एक बार बसपा में जा भी चुके हैं, ये भी एक तथ्य है, बावजूद इसके जितना आंकड़े जुटाए जा सकते थे, उन आंकड़ों के आधार पर, ये सारी फीडबैक के आधार पर तैयारी की गई है। और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव और चुनाव और चुनाव में जीत,
यही एक मानदंड है मंत्रियों को बनाने में। जिस प्रकार से एक और बात का ध्यान रखा गया, हम लोग को हंसराज विश्वकर्मा की बात आप बता रही थी, जो काशी क्षेत्र से आते हैं, बनारस के 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होती है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतों का प्रतिशत या मतों की संख्या भले कम हो गई हो, लेकिन ये हंसराज विश्वकर्मा साहब की निष्ठा पर कभी संदेह नहीं रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव में बहुत मेहनत की। मुझे लगता है उस मेहनत को और सीमेंट करने के लिए हंसराज विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति को मंत्री पद दिया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री अगर क्या 2029 में वो बनारस से चुनाव चौथी बार लड़ते हैं तो फिर वो जीत का अंतर अपने पूर्व के जीत के अंतर के आसपास पहुंच जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं पिनाज की आज की जो तैयारी है इसको आम तैयारी से जोड़कर न देखा जाए, इसको भारतीय जनता पार्टी के 2027 के चुनाव की रणनीति के एक हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। वो हिस्सा जो उनके सर्वे और उनके फीडबैक सिस्टम ने उनको दिया, उसी आधार पर मंत्रियों को मंत्री पद दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो और बीजेपी जानी भी इसी चीज के लिए जाती है कि निरंतर सर्वे करती रहती है, फीडबैक लेती रहती है और उसी के आधार पर जो भी कोर्स करेक्शन करना होता है उसे तुरंत करती है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम निकल कर आ रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा भी कर रहा है। हमारे साथ तुषार गुप्ता भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तुषार, अगर हम बात करें बीजेपी के करेक्टिव मेजर की ही, हिंदुत्व से मालूम है कि भाई हिंदुत्व की सीढ़ी चढ़ के उसने जैसे बंगाल फतेह किया है, वो मोमेंटम 27 में बना रहेगा, उत्तर प्रदेश में वो ट्रांसफर होगा। लेकिन 24 में जो पीडीए के फॉर्मूले से जो जातियों को बांट के जो डेंट लगाने की कोशिश में अखिलेश कामयाब हुए थे, उसका करेक्टिव मेजर यहां सीधे सीधे बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। ओबीसी बड़ा वोट बैंक था, अपनी तरफ कर लिया था बीजेपी ने, लेकिन जो 2024 में छिटका था उसको जिस तरह से हंसराज विश्वकर्मा को जगह दी गई है, कैलाश राजपूत को जगह दी गई है, भूपेंद्र चौधरी को जगह दी गई है, ये तमाम नाम, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसी ओर इशारा करता है कि हम अपने उस खोए हुए वोट बैंक को अपने साथ, उसका ट्रस्ट वापस लाना चाहते हैं। देखिए, बड़ी मजे की बात है कि बंगाल में हिंदुत्व कार्ड जो है, हिंदुत्व की सीढ़ी जिसने आप जिसको कह रही हैं, वो बहुत मजबूत थी। पर राम मंदिर बनाने के 4 महीने बाद उसी यूपी में भाजपा को इलेक्शन में उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसी वो चाहती थी। तो मुझे ये लगता है भाजपा अब सिर्फ हिंदुत्व पे 2027 का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहेगी। वो बातें जानते हैं कि जमीन पर जाति को लेकर कुछ नाराजगी है, कुछ समुदायों में कुछ नाराजगी है, कुछ कहीं कम्युनिटीज को कैसे साथ लेकर चलना है, वो ये बात समझते हैं। हम हिंदुत्व का बात करते हैं, बंगाल की बात कर देते हैं, बिहार की भी बात कर देते हैं, वो सब अपनी जगह सही है। पर 2024 में जो यूपी ने बीजेपी को एक सबक दिया है, जिसके बाद एक नया टर्न अराउंड शुरू हुआ, मेरे हिसाब से भाजपा अब बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेगी।